हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने ईआर और गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा था। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में डिटेल में स्टडी, जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का अगला ऑर्गेनेल है। हमने पिछली क्लासों में ये समझ लिया था कि एसईआर जो होता है उसके तीन पोर्शन होते हैं बेसिकली, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूबुलर। उसमें जो सिस्टर्नी है वो क्या बनाती है? गोल्जी बॉडी बनाती है। और इस गोल्जी बॉडी जो कि सिस्टर्नी की बनी है, इस सिस्टर्नी से टूटकर अगर कोई वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, कोई वेसिकल बनता है, तो वो क्या बनाता है? वो लाइसोसोम बनाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था कौन किससे बनता है। तो इसी लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जो एक्चुअली में एक सिस्टर्नी का टुकड़ा है, एक वेसिकल है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं बेसिकली। सबसे पहली लाइन लिखी है हमने लाइसोसोम के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी। तो इसकी डिस्कवरी की थी क्रिश्चियन डी ड्यूवे नाम के साइंटिस्ट ने, तो जिसको आप अच्छे से नोट करें। अगली लाइन लिखी है ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये कहां से बनता है लाइसोसोम? गोल्जी बॉडी से बनता है 90% केस में। लेकिन 10% केस में जो एसईआर है वो भी क्या बना देती है? लाइसोसोम बना देती है। तो यहाँ पे लिखा गया है 90% केस में तो गोल्जी बॉडी ही बनाएगी, लेकिन 10% केस में कौन बना सकती है? ईआर भी बना सकती है। अगर पूछा जाए ओरिजिनेट लाइसोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम्स और चार ऑप्शन दिए जाए, गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं तो हम गोल्जी बॉडी को चूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा चांसेस है गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम बनने के 90% केस में, इसलिए गोल्जी बॉडी चूज करेंगे। अगर ऑप्शन के अंदर गोल्जी बॉडी होता ही नहीं है, केवल ईआर होता है, तब हम ईआर को चूज कर लेंगे, क्योंकि गोल्जी बॉडी तो है ही नहीं। अगर ऑप्शन में गोल्जी बॉडी प्लस ईआर दोनों होता है तो वही ऑप्शन हम चूज करेंगे, वो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो आई होप आपको ये लाइन समझ आई है और इससे बनने वाले क्वेश्चंस के टाइप भी समझ आए हैं। अगली लाइन देखते हैं हम। ये जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं? ईआर होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, माइक्रोबॉडी होता है, वैक्यूल होता है। उन सभी के अंदर ये एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी बॉडी के वेसिकल से ही बनता है। कैसे बनता है? प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अंदर जो वेसिकल पैक होके बाहर निकल रहा है, उसी वेसिकल का नाम क्या है? लाइसोसोम है। अब इस वेसिकल के अंदर क्या क्या होता है, ये कहां पे होता है, वो सब बातें करते हैं। ये लाइसोसोम एनिमल्स के अंदर कॉमनली मिलता है। देखो, एक तो होते हैं प्लांट के सेल और एक होते हैं एनिमल के सेल। जो एनिमल होता है उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फूड की जरूरत होगी, उस ज्यादा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा लाइसोसोम की नीड होगी। इसीलिए एनिमल्स के अंदर लाइसोसोम का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। और प्लांट्स जो है वो लोकोमोशन शो ही नहीं करते हैं, इसलिए उनको एनर्जी कम चाहिए, इसलिए वहां पे डाइजेशन करने वाले लाइसोसोम भी कम होते हैं। यानी कि मोर कॉमनली ये किस में मिलते हैं? एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं। लेकिन एक एनिमल का ऐसा भी सेल है जिसके अंदर लाइसोसोम नहीं मिलते हैं, उसका नाम है मेच्योर मेमेलियन आरबीसी। उसके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है। मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, यहां तक कि न्यूक्लियस ही नहीं होता है। इस सेल के सभी ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस को हटाकर यहाँ पे स्पेस बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को रख सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये रीजन था यहाँ पे एब्सेंट होने का लाइसोसोम का। अगली लाइन आप समझ सकते हो। ये प्लांट्स के अंदर बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स के भाग ऐसे हैं, जैसे मक्के की रूट है, जैसे तंबाकू या टोबेका एंडोस्पर्म है, उनके अंदर लाइसोसोम क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। जनरली प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं मिलता है, लेकिन दो एक्सेप्शन एनसीईआरटी में लिख रखे हैं जहां पे लाइसोसोम मिलते हैं। पहला है मेज का रूट, मक्के की जड़, और दूसरा है टोबैको एंडोस्पर्म, तंबाकू का जो एंडोस्पर्म है। इन दोनों के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। एक ऐसा एंजाइम होता है इस लाइसोसोम के अंदर जो पूरे सेल में और कहीं नहीं मिलता, केवल लाइसोसोम में ही मिलता है। ऐसा कोई भी साइन जो केवल उसी के पास हो, उसे बोलते हैं मार्कर साइन। यहाँ पे मार्कर एंजाइम लिखा गया है क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो केवल लाइसोसोम में ही मिलेगा और पूरे सेल में कहीं भी मिलेगा ही नहीं। उसका नाम है एसिड फोस्फेटेज। एसिड फोस्फेटेज जो एंजाइम है वो केवल लाइसोसोम में ही मिलेगा, मार्कर एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो आप। अगली लाइन समझते हैं हम। कंटेन्स डाइजेस्टिव एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं।
हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जो पानी के अंदर तोड़ते हैं, तोड़ेंगे किसे, बेसिकली फूड को। एंजाइम क्या करता है, फूड का डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ही होता है फूड का ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। लाइटिक वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, ये एंजाइम्स, और ये एसिडिक पीएच में काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एसिड। इसमें डाइजेस्टिव एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं और पानी की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ये कितने टाइप के हो सकते हैं, 40 से लेकर 50 टाइप के एंजाइम एक लाइसोसोम में मिल सकते हैं। आप समझ सकते हो कि एक ही लाइसोसोम में बहुत तरह के, बहुत टाइप के एंजाइम मिलते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं। 40 से 50 टाइप के हो सकते हैं। लाइसोसोम की पीएच लिखी है हमने 4 से लेकर 5 पीएच, जो कि एक एसिडिक पीएच है, उसमें लाइसोजाइम के एंजाइम्स जो है वो एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। अगर एवरेज पीएच पूछे तो आप 4.5 बता सकते हो, लेकिन बेसिक पीएच जो है वो 4 से लेकर 5 तक बताई जाती है। इन एंजाइमों के अंदर मिलने वाले कुछ एंजाइमों के नाम लिखे हैं हमने, जैसे लाइपेज एक एंजाइम है जो लिपिड का डाइजेशन करेगा, जैसे प्रोटीएजेज एक एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेस एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा, और अगला है न्यूक्लिएजेज जो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करेगा। तो ये कुछ एंजाइमों के नाम हमने लिखे हैं। टोटल यहाँ पे 40 से 50 टाइप के एंजाइम मिलते हैं। इन एंजाइमों को हाइड्रोलेजेज भी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब है पानी और लेजेज का मतलब है ब्रेक डाउन। पानी की प्रेजेंस में ये फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोलेजेज एंजाइम बोलते हैं। लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, 40 से 50 टाइप के। अगर ये एंजाइम किसी भी तरीके से लाइसोसोम से बाहर आ गए, या फिर लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, वो किसी भी कारणों से टूट जाती है, तो ये जो एंजाइम है ये पूरे सेल का डाइजेशन कर देते हैं, पूरे सेल को ही खा जाते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग का मतलब है इस बैग के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, अगर ये बैग फट गया तो वो सेल सुसाइड कर लेगा, उस पूरे सेल का डाइजेशन ही हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हैं। अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है जो लाइसोसोम के बाहर कवर करके रखा है इन एंजाइम को, वो मेम्ब्रेन अगर टूट गई तो ये एंजाइम पूरे सेल का डाइजेशन कर देंगे, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल रखना बहुत जरूरी है, अगर वो मेम्ब्रेन टूट गई तो पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए मेम्ब्रेन के स्टेबलाइजर लिखे हैं हमने कुछ। कौन है जो इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, हिपेरिन, कोर्टिसोल और क्लोरोक्विनिन, ये 4 सब्सटेंस के नाम आपको याद रखने हैं। कोलेस्ट्रॉल हम पढ़ेंगे, हिपेरिन भी हम पढ़ेंगे। ये जो ब्लड का खून जो है वो हमारे अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है जब बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी से बाहर आते ही वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जम जाता है, सूख जाता है। उसको बॉडी के अंदर सूखने से कौन बचाता है, हिपेरिन बचाता है ना। और कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड होता है, स्टेरोल होता है, जिसकी बातें हम करेंगे। कोर्टिसोल और क्लोरोक्विनिन, ये जो क्विनिन है ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है, अगर आपने नाम सुने हो तो। जैसे जैसे बायो पढ़ोगे आपके ये सामने वर्ड्स आते रहेंगे और चीजें और क्लियर होती रहेगी। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का मतलब है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देगा, कौन उसे मजबूती प्रदान करेगा, तो ये 4 सब्सटेंस है जो उसे मजबूती प्रदान करेंगे। अगला हमने लिखा है मेम्ब्रेन लेबिलाइजर। लेबिलाइजर का मतलब है कमजोर। इस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए कौन कौन से सब्सटेंस काम में आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंस के नाम हमने लिखे हैं। विटामिन ए और ई जो है इस मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम कर सकते हैं। अगर किसी सेल में ए और ई का नंबर ज्यादा हुआ तो उसके लाइसोसोम टूट जाएंगे, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट जाएगी, जिससे पूरे सेल का डाइजेशन हो जाएगा और वो सेल ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी सेल पे एक्स या फिर यूवी रेज गिरती है तो भी उसकी जो मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की वो ब्रेक डाउन हो सकती है। अगर बाइल सोल्ट होता है, अगर सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, इन चारों की प्रेजेंस से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, मेम्ब्रेन लेबिलाइज हो जाती है, जिसको मेम्ब्रेन लेबिलाइजर सब्सटेंस की तरह हमने पढ़ा है। ये भी 4 सब्सटेंस है, बेसिकली 4 कैटेगरी आप कह सकते हो। 2 विटामिन है, 2 ही रेज है, जो मैंने आपके सामने लिख रखी है। तो ये लाइसोसोम के बारे में कुछ जनरल बातें थी। आगे हमने लिखा है फंक्शंस। तो लाइसोसोम क्या क्या फंक्शन करता है बेसिकली, सबसे पहले लिखा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो एक टाइप का डाइजेशन तो होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन, जो होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो सेल्स के बाहर होता है।
सेल्स ने मिलकर एक ट्यूब बनाती है, बना दी है जिसका नाम एलिमेंट्री कैनाल है। उसके अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसे इंटरसेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। लेकिन अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, सेल के भी किसी ऑर्गेनेल में, जैसे लाइसोसोम के अंदर हो रहा है, तो उसे बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। अगला लिखा है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी फूड पार्टिकल को सेल के अंदर डाल लेना। सेल के अंदर किस भाग में डालेंगे? लाइसोसोम के अंदर डालेंगे। ऐसे सेल्स जिनको बहुत ज्यादा जर्म्स को, बैक्टीरिया को खाना होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ही क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम अदर पैथोजेंस। पैथोजेंस में जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी जर्म्स और पैथोजन को कैसे मारती है? डब्ल्यूबीसी का जो सेल है उसमें लाइसोसोम का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। जो भी बैक्टीरिया, पैथोजन डब्ल्यूबीसी के कांटेक्ट में आता है, ये डब्ल्यूबीसी उस पैथोजन को पकड़ के अपने लाइसोसोम के अंदर डाल देती है। और उस लाइसोसोम के अंदर 50 टाइप के, ऑलमोस्ट 50 टाइप के क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो उस बैक्टीरिया का पूरा डाइजेशन कर देंगे, बैक्टीरिया को ही खत्म कर देंगे। इसीलिए फेगोसाइटोसिस, सेल के अंदर भी अगर किसी सब्सटेंस को लेना है, किसी फूड को लेना है, तो भी लाइसोसोम रोल प्ले करता है। क्योंकि सेल के अंदर किस ऑर्गेनेल में भेजोगे उस फूड को? लाइसोसोम के अंदर ही भेजोगे। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन लिखा है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। देखो, जो बोन होती है ना, उसको बनाने वाले सेल को बोलते हैं ओस्टियोसाइट। ओस्टियो वर्ड का मतलब ही होता है बोन। ओस्टियोसाइट अगर लिखा है तो इसका मतलब है बोन को बनाने वाले सेल। ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब होता है बोन को तोड़ने वाले सेल। बोन के जो सेल है उन्हें बोलते हैं ओस्टियोसाइट। बोन को जो तोड़ने वाले सेल है उसे बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। जो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बोन को तोड़ते हैं। बोन को तोड़ने की प्रोसेस को बोलेंगे ओस्टियोक्लास्टिक प्रोसेस, जिसको यहां पे लिखा है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। यानी कि बोन को तोड़ने की जो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा होगी? उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम के द्वारा होगी। बोन भी एक टिश्यू है, बहुत ही हार्ड टिश्यू है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण, ये हम आगे पढ़ेंगे। बोन भी बहुत सारे सेल्स से बना है, उन्हें ओस्टियोसाइट बोलते हैं। उन सेल्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बोन को तोड़ने का काम करते हैं, बेसिकली बोन के सेल्स को खत्म करने का काम करते हैं। उन खत्म करने वाले सेल्स को बोलेंगे ओस्टियोक्लास्टिक सेल। ओस्टियोक्लास्टिक सेल जिस एक्टिविटी से बोन को तोड़ेंगे उसे बोलेंगे ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये लिखा हुआ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने वाला जो सेल है उसके अंदर लाइसोसोम का नंबर बहुत ही ज्यादा होगा। तभी इस लाइसोसोम के द्वारा बहुत सारे सेल के साइटोप्लाज्म को और ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और बहुत सारे सेल्स को तोड़ दिया जाएगा, जिससे बोन क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अब ये कह सकते हो कि बोन को शेप प्रोवाइड करने के लिए, एक पर्टिकुलर शेप में बनाने के लिए ये ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स जो है अपनी एक्टिविटी करते हैं और बोन के शेप को प्रोवाइड करते हैं, शेप को देते हैं, बेसिकली निर्धारित करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो, डिसाइड करते हैं बेसिकली। अगला फंक्शन जो लिखा है हमने लाइसोसोम का, वो लिखा है रीसाइक्लिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। देखो, री का मतलब होता है वापस, साइक्लिंग का मतलब तो साइकिल की तरह, ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अगर किसी सेल ऑर्गेनेल को आपको फॉर्म करना है, बनाना है, तो पहले तो सेल के अंदर उसके जैसे जो ऑर्गेनेल है उन्हें खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि सेल नए ऑर्गेनेल कब बनाएगा? जब उनकी कमी होगी। यानी कि पुराने ऑर्गेनेल्स जब खत्म होंगे तभी सेल नए ऑर्गेनेल्स बनाएगा। लाइसोसोम क्या करता है? जितने भी सेल के पुराने या ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स है उन्हें डाइजेस्ट करता है, खत्म करता है, जिससे कि सेल को सिग्नल मिलता है नए ऑर्गेनेल्स बनाने का, और सेल जो है वो नए ऑर्गेनेल्स को बनाती है। उसी नए ऑर्गेनेल को बनाने की प्रोसेस को बोलेंगे रीसाइक्लिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल। पहले एक बार सेल ऑर्गेनेल बन चुके थे, उसके बाद जो पुराने हो गए थे उन्हें मार दिया लाइसोसोम ने। अब जो सेल ऑर्गेनेल बनाने की प्रोसेस है उसे बोलेंगे रीसाइक्लिंग। री का मतलब ये होता है फिर से, दोबारा सेल ऑर्गेनेल्स को बनाया जा रहा है लाइसोसोम के खत्म करने के बाद। लाइसोसोम बेसिकली पुराने ऑर्गेनेल्स को हटाएगा जिससे कि नए ऑर्गेनेल्स बन सके। तो ये 4 फंक्शन लिखे हमने लाइसोसोम के, ये कुछ लाइनें भी समझी, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन्हें नोट करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लाइसोसोम के बारे में और कुछ बातें। लाइसोसोम जो होता है ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, दिखावट। इस लाइसोसोम की दिखावट बहुत टाइप की हो सकती है।
बेसिकली एक ही सेल में 4 टाइप के लाइसोसोम मिल सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है 4 टाइप। पोली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। लाइसोसोम की मॉर्फोलॉजी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। चारों टाइप के नाम और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है वो हमने लिख रखा है, लेकिन एक बार मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद ये लाइनें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। बेसिकली जो लाइसोसोम होता है वो बनता कैसे है, गोल्जी बॉडी से। जैसे मैं कहूं ये आपके सामने गोल्जी बॉडी की कुछ सिस्टर्नीज है, इस सिस्टर्नी का कोई वेसिकल, जैसे ये कोई वेसिकल है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। जब ये वेसिकल इस गोल्जी बॉडी को छोड़ के बाहर निकलता है तो इसी का नाम रखते हैं हम लाइसोसोम। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। इस लाइसोसोम को बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, जो सबसे पहले गोल्जी बॉडी से बना है। इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, एंजाइम अभी काम नहीं करते हैं, वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर केवल क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, इसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। ये जस्ट अभी अभी बना है गोल्जी बॉडी से। जब इस सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल आता है लाइसोसोम के अंदर, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या बन जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है, ये है सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके अंदर क्या आ चुका है, बेसिकली इसके अंदर फूड पार्टिकल एंटर हो चुका है। अगर मैं फूड पार्टिकल को भी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके समझाऊं, तो ये मैंने ब्लू कलर से कुछ फूड के पार्टिकल शो कर दिए आपको। ये फूड पार्टिकल इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंटर होते ही ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम में। इसके अंदर फूड के एंटर होते ही इसके अंदर सारे एंजाइम कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इसमें एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम का काम ही क्या होता है, फूड का डाइजेशन करना। जब फूड नहीं है तो वो इनएक्टिव स्टेट में है, फूड के आते ही वो एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। इस सेकेंडरी लाइसोसोम का एक और नाम रखा जाता है बेसिकली हेट्रोफेगोसोम। हेट्रोफेगोसोम ये इसी सेकेंडरी लाइसोसोम का एक अन्य नाम है बेसिकली। आगे हम बात करते हैं, जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर फूड जो है उस फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो डाइजेस्टिव मटेरियल होगा जिसका डाइजेशन हो चुका है उसको तो सेल को सप्लाई कर दिया जाएगा, जहां पे रेस्पिरेशन वगैरह होगा। इस फूड के डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज से, एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाई जाएगी। और जिस फूड का डाइजेशन नहीं हुआ है वो फूड अभी भी इसी लाइसोसोम के अंदर पड़ा रहेगा। उस लाइसोसोम का नाम लिखता हूं मैं बेसिकली, ये हमने बनाया लाइसोसोम। इसके अंदर कुछ फूड के पार्टिकल पड़े हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ये रहा वो फूड, ये कौन सा फूड है, अनडाइजेस्टेड, इसका डाइजेशन हुआ नहीं है। अनडाइजेस्टेड फूड बोल लो, वेस्ट बोल लो, एक ही बात है। अगर डाइजेशन हो नहीं रहा है तो ये वेस्ट ही है बेसिकली। तो हमने लिखा है अनडाइजेस्टेड वेस्ट या फिर फूड इसके अंदर प्रेजेंट है। जिसका डाइजेशन हुआ वो तो सेल ने यूज कर लिया, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ वो अभी भी सेकेंडरी लाइसोसोम में पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसे सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते नहीं है, इसका नाम रख देते हैं टर्शरी लाइसोसोम बेसिकली। टर्शरी लाइसोसोम, क्या इसके अंदर बचा हुआ कचरा पड़ा है, इसलिए इसको रेसिड्यूअल भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, रेसिड्यूअल है, क्योंकि इसमें बचा हुआ कचरा पड़ा है। रेसिड्यूअल का मतलब ही होता है अवशेष, बचा हुआ जो कचरा है वो इसके अंदर पड़ा है। तो टर्शरी लाइसोसोम का दूसरा नाम हो गया रेसिड्यूअल। अगर ये टर्शरी लाइसोसोम किसी सेल के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में होता है तो उस सेल वाले इंसान को या ऑर्गेनिज्म को कुछ डिजीज हो सकते हैं, कुछ डिजीज बीमारियां हो सकती है बेसिकली। उन बीमारियों के नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, गोचर हर्लर्स, गोचर्स और हर्लर्स, ये दो डिजीज के नाम हैं जो टर्शरी लाइसोसोम के प्रेजेंट होने से हो सकती है बेसिकली। यहां भी हम फिर से लिख नहीं रहे हैं, समय बर्बाद होगा बस, इसीलिए ऑलरेडी हमने लिख लिया है कुछ डिजीज है। डायरेक्टली इन डिजीज के नाम आपको याद रखने हैं। अब ये नहीं समझना है कि गोचर के अंदर क्या होता है, हर्लर्स के अंदर क्या होता है, इतनी डिटेल नहीं पढ़नी है। ये रोग कब होते हैं, जब टर्शरी लाइसोसोम का नंबर बढ़ता है किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर, बस इतना पता होना चाहिए। तो ये 3 टाइप के लाइसोसोम मैंने आपको समझाया। एक लाइसोसोम का टाइप और समझाता हूं मैं आपको। अगर इस सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट है तो इसे बोलेंगे टर्शरी लाइसोसोम। अगर इस सेकेंडरी लाइसोसोम से, बेसिकली प्राइमरी से ही सेकेंडरी बना है और सेकेंडरी से ही कौन सा लाइसोसोम बना है, टर्शरी लाइसोसोम। अगर इस सेकेंडरी लाइसोसोम की
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है किसी भी कारणों से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कमजोर करने वाले कुछ सब्सटेंस हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, इसी लेक्चर में बेसिकली पढ़े थे अभी, उनमें हमने कुछ नाम लिखे थे, एक्स रेज, यूवी रेज। उन सब्सटेंस में से कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के अंदर बढ़ता है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इसी लाइसोसोम का नाम है ऑटोफेगोसोम। तो इस लाइसोसोम का नाम क्या है? ऑटोफेगोसोम। ये जो एंजाइम्स है इनको कंबाइंडली बोलते हैं ऑटोफेगोसोम्स। अब ये ऑटोफेगोसोम्स करेगा क्या? ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को खा जाएगा, पूरे सेल ऑर्गेनेल का डाइजेशन कर देगा, जिससे कि वो सेल ऑर्गेनेल नए बनेंगे, जिसे बोलेंगे रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ओल्ड सेल ऑर्गेनेल को खा जाएगा जिससे नए सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा। तो इतना समझने के बाद अब आप एक एक लाइन समझ सकते हो। प्राइमरी के अंदर हमने लिखा है न्यूली फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से बना है प्राइमरी, जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ये हमने समझा। सेकेंडरी को हेट्रोफेगोसोम भी बोलते हैं, इसके अंदर प्राइमरी लाइसोसोम होता है जिसके अंदर फूड एंटर होता है। फूड के एंटर होते ही ये एक्टिव एंजाइम्स हो जाते हैं, इसके अंदर जो इनएक्टिव थे वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि फूड का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। टर्शरी या फिर रेसिडुअल लाइसोसोम के बारे में लिखा है, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जिस वेस्ट का डाइजेशन हो नहीं रहा है, अगर इसका अक्यूमुलेशन होता है किसी भी सेल्स के अंदर तो उस सेल्स को रखने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर गोचर और हर्लर्स जैसे डिजीज हो सकते हैं बेसिकली। अगला हमने लिखा है ऑटोफेगोसोम। अगर सेकेंडरी लाइसोसोम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो ऑटोफेगोसोम टाइप के लाइसोसोम का प्रोडक्शन होता है और ये रिसाइकलिंग करता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ईच एंड एवरी वर्ड क्लियर हुआ होगा। एक बात जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, अभी अभी हमने समझा था कि इस लाइसोसोम की अंदर की जो पीएच है वो कितनी होती है? 4 to 5 होती है। इसकी पीएच 4 to 5 पीएच है। पीएच का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ H+। अगर H+ का नंबर बढ़ता है कहीं भी तो वहां पे पीएच की वैल्यू कम होती है ना। इसके अंदर पीएच की वैल्यू कम है, 4 से 5 ही है, 7 से कम है, इसीलिए ये एसिडिक इन्वायरमेंट को शो करता है। इसके अंदर जो एंजाइम है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। इसके अंदर पीएच इतनी कम क्यों होती है? बेसिकली अगर मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो सपोज दिस इज ए लाइसोसोम, इसके अंदर पीएच कम है यानी कि यहाँ पे H+ का नंबर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और इसके साइटोप्लाज्म में H+ का नंबर कम रहेगा। बेसिकली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम की, यहाँ पे प्रोटीन के पंप्स लगे होते हैं जो यहाँ से H+ को उठा के अंदर की तरफ डालते रहते हैं। यहां से H+ को उठा के अंदर की तरफ H+ को डालते हुए रहेंगे, यानी कि H+ की कंसंट्रेशन कहां पर बढ़ेगी? इनसाइड द लाइसोसोम। कहां पे घटेगी? आउटसाइड द लाइसोसोम। यानी कि पीएच की वैल्यू कहां पे घटेगी? इनसाइड द लाइसोसोम। कहां पे बढ़ेगी? आउटसाइड द लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम के अंदर पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 4 से लेकर 5 तक होती है, जो मेंटेन की जाती है किनके द्वारा? प्रोटीन पंप्स के द्वारा। तो एक लाइन आप ऐड कर सकते हो लाइसोसोम के बारे में, द पीएच ऑफ lysosome is maintained by protein pumps। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं उसके कुछ पंप्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके यहां से H+ को यहां पे भेजेंगे। H+ की कंसंट्रेशन लाइसोसोम में ही ज्यादा है, फिर भी लोअर कंसंट्रेशन से H+ को हायर कंसंट्रेशन में भेजा जा रहा है, जहां पे एटीपी भी खर्च होती है इस पीएच को मेंटेन करने के लिए। ये एटीपी कौन खर्च करते हैं? प्रोटीन के पंप्स जो है वो खर्च करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने लाइसोसोम को डिटेल में स्टडी किया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट सभी का रिस्पॉन्स कर देता हूं। थैंक यू सो मच, चिल देन।